तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम. टॉपिक ऑफ द डे इज व्हाट आर्टिकल 13 एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू. सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस. These are the important topics in this chapter. This topic is very very important for you, very very important. लिख लीजिए, वैसे मैं पहले लिखवा चुका हूँ. This topic that is article 13 is very very important for your prelims, very important for your mains and very very important for your essay writing as well. What I am saying, very important for your essay writing as well, है ना. देखिए कुछ लोगों का मैडम के पास फोन आया था कि स्पीड थोड़ी सर को बढ़ानी चाहिए. तो सॉरी आई कांट, बिकॉज मैं ये मान के चलता हूँ कि मुझे हर एक स्टूडेंट को जीरो से कराना है. कुछ हो सकता है कुछ लोगों ने फास्ट कर रखा हो, लेकिन मुझे जीरो वाले का ध्यान रखना पड़ता है. और फिर इतनी इंटरेक्टिव कराने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने उसमें स्पीड का फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा. तो ये कोर्स हमारा, ये तो एक करके डिस्प्ले है आपके लिए कि कैसा हम लोग विधि में मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं. किसी को कोर्स बहुत तेजी से करना हो तो हमारी इनसे भी बहुत अच्छी वीडियो क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं और हमारे फुल टाइम कोर्स में आ सकते हैं जिनको बहुत स्पीड से करना हो. ये तो कोर्स बड़े आराम से बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए हैं चीजों को. सो कम टू द टॉपिक. दीज आर 3 and 5 टॉपिक्स, 5 टॉपिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस. मेंस के तो है ही है. एंड क्या पूछेंगे आपसे वो, they can ask short note on each and every topic. And this topic, last one, judicial review, this topic is very important for your essay as well. So what I am saying, this topic is important for your prelims, very important for your mains and also very important for your essay writing. So each and every line कैसे करने हैं आप लोगों को, आप लोगों को ध्यान देना, क्या करना कैसे होगा आप लोगों को. verbatim. What I'm saying, you will have to learn this article verbatim. शब्दशः आपको इस आर्टिकल को रटना पड़ेगा. एटलीस्ट 13 क्लॉज 1, 13 क्लॉज 2 एंड 13 क्लॉज 4. आपको थर्ड को आप भूल जाइए एक बार को, वर्बेटम याद नहीं कर पा रही तो. लेकिन ये जो 4 आउट ऑफ दीज 4 क्लॉजेस, दिस इज 13, 1, 2 एंड 4. एटलीस्ट दीज 3 क्लॉजेस मस्ट बी लर्नड बाय यू वर्बेटम, शब्दशः. क्यों? अगर आपको मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए तब आपको ये सब करना पड़ेगा. ये ठीक है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. दिस इज व्हाट फर्स्ट, प्लीज रीड दिस. ऑल लॉज इन फोर्स, ढंग से पढ़िएगा इसको. ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया immediately before the commencement of this constitution insofar as they are inconsistent with the provisions of this part. नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं आप लोगों को, लेकिन इसी में समझ लीजिए कि जितने भी ये मैंने आपको ये बनाई है क्लॉज, ये सब ये स्लाइड्स हैं छोटी छोटी मिनी, इसमें डिवीजन करके दिखाया है. एवरी सिंगल लाइन इज इंपॉर्टेंट ऑफ दिस, एवरी सिंगल लाइन. All laws in force कब? Immediately before the commencement of the constitution. इसको ऐसे देखिए आप लोग कि what we are dealing with this. We are dealing with the all laws in force कब? Immediately before the commencement of this constitution. ऐसे सभी कानून, ऐसे सभी विधियां जो कि संविधान के प्रारंभ होने से पहले से ही लागू थी. ऑल लॉज इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टर्म, केवल इसी टर्म की वजह से इसको हम बोलते हैं, द टर्म इज व्हाट 13(1) क्लॉज 1 इज डीलिंग विद द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज. क्या? इट इज डीलिंग विद व्हाट? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज. एंड अगेन दिस इज द क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स. This is the question for prelims. Which clause 13(1), 13(2) इस तरह की रटी होनी चाहिए आपको. Likewise, when we read this 13(2), this is, read the language 13(2). The state shall not make any law. The state shall not make any law. It means what? The state, it is dealing with the post-constitutional laws. So here, from here, you will get the answer question in your prelims. 13(1) and 13(2) as well. Which clause is dealing with the pre-constitutional law?
and which clause is dealing with the post constitutional law? प्लीज बताइए, समझ में आई बात? नहीं, छोटी सी बात बताइए तो मैंने अभी आपको, कर लेंगे आप यहां से, तो यहां से आपका प्रीलिम से क्वेश्चन आएगा, छोटी सी बात है लेकिन आप देखना क्वेश्चन यहीं से आएंगे आपको। नेक्स्ट, ये है आपका 13 clause 1। All laws in force immediately before the commencement of discussion in so far as they are inconsistent with the provisions of this part. Provisions of this part. Can you see this? Provisions of this part, it means part 3rd. It means provisions related to fundamental right. So basically this हम इसे कह सकते हैं with the fundamental right, with the provisions of this part means provisions relating to fundamental right। क्या है आगे को? shall to the extent of such inconsistency be void। अब ये जो शब्द मैंने जितने भी कलर्ड करके दिखाए हैं आपको या अलग अलग तरीके से हाईलाइट कराए हैं, you are supposed to learn these provisions as it is, वर्बेटम आपको याद कर लेना चाहिए। तो कितनी बहुत बड़ी इंटरप्रिटेशन है सब इसमें। तो अब ढंग से समझते हैं इस बात पे। देखिए क्या कह रही है, इसको पहले हिंदी में समझाता हूं, फिर एक एक कर इसका पहले एक बार समझाता हूं, फिर आपको डिटेल में एक एक फेजेस को हम लोग डील करेंगे। इसमें क्या है कि ऐसे सभी कानून, ऐसे सभी लॉज जो पहले से बने हुए थे, मींस बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के कमेंसमेंट से पहले। अब मैं यहां पे क्या वर्ड यूज किया था? कमेंसमेंट। तो डेट विच इट मींस विच डेट, बताइए लिख करके। कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेट कौन सी हुई? कैन यू राइट इट? एनीवन? विच वर इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इट मींस, बताओ भाई पब्लिक चैट में, नहीं लिख पा रहे हो? यू सी दिस 1950 26 January 1950 is the date of commencement of this constitution. Don't get confused with 26/11/1949. That was the date of enactment, adopted. The constitution was adopted on 26 November 1949, but it was enforced on the date of 26 January 1950. That is the date of the commencement of the constitution. So 13 clause 1 is dealing with the laws like L1, L2, law 3, law 4, law 5. These are the, suppose आपके समझाने के लिए मैंने किया है इसको इस तरीके से। You see the slide, these are the laws। Suppose just to understand the concept, law 1, law 2, law 3 and law 4 and law 5, these are the 5 laws which were in force before the commencement of the constitution। ये सभी पांचों के पांचों कानून संविधान के प्रारंभ होने से पहले से ही फोर्स में थे। तो वी आर डीलिंग विद दिस ऑल लॉज इन फोर्स। इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे करता हूं आपके लिए। इनका मतलब क्या, ये मैंने आपके एग्जांपल में दिए L1, L2, L3, L4। सो वी आर डीलिंग विद दीज ऑल लॉज, L1, L2, law 1, law 2, law 3। ये सारे लॉज कौन से हो गए? प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज हो गए। इसको हम बोलते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इनकी बात कर रहे हैं। तो यू हैव आइडेंटिफाइड द लॉ। व्हाट इज द स्पेशल बात? अब ये जो लॉ है इसको हम एक कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? एक शब्द बोलते हैं इसको, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बोलते हैं, ठीक है। और ये यहां पर आ गए प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज शैल बी वॉइड, शून्य होंगे, शैल बी वॉइड। कब होंगे? इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। इट मीन्स व्हाट? अभी देखिए, जो
ऐसे लॉज हैं विच वर एग्जिस्टिंग प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे आर स्टिल इन फोर्स, वो अभी भी लागू हैं, इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स दे शैल बी डिक्लेयर टू बी वॉइड, वो शून्य हो जाएंगे, वो शून्य होंगे मीन्स दे कैन नॉट बी एनफोर्स एज पर द लॉ। अब बात समझ रहे हैं इसको कि वॉइड का मतलब क्या है, शैल बी वॉइड, इसका वॉइड का मतलब है शून्य होंगे, शून्य मीन्स दे विल बी जीरो इन द आई ऑफ लॉ, दैट विल बी नॉट एग्जिस्टेंस। अभी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। वॉइड का मतलब समझिए, वॉइड का कॉन्सेप्ट हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही पढ़ते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। प्लीज वॉइड का मतलब समझ में आया नहीं आया ये बताइए मुझे, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। प्लीज राइट इन योर चैट बॉक्स फास्ट, जल्दी से लिखिए फास्ट। वॉइड का मतलब समझ में आया आपको? वॉइड का मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज शैल बी वॉइड, इतना समझिए। तो ऐसे लॉज विच केम इनटू फोर्स बिफोर द which were in force before the commencement of this constitution, they shall be void. क्यों होंगे? Because they are inconsistent with the fundamental rights, क्योंकि वो मूल अधिकारों से असंगत हैं। Inconsistent means असंगत हैं। अब काम की बात क्या है इसमें, यह समझिए, इस वर्ड्स को समझिए, क्या to the extent of the inconsistency, इसका मतलब क्या है? देखिए ये जो वर्ड है इसमें, इसको समझिए। टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी मीन्स जितना असंगत होंगे उसी सीमा तक वो वॉइड होंगे। किस सीमा तक? इसको मैंने कोशिश की समझाने के लिए आपको। जैसे ये देखिए, इस वाली इसमें समझिए आप, अब आपको कुछ ना कुछ बिल्डअप हुआ होगा। देखिए, दीज आर द 5 लॉज, 1 2 3 4 5, these are pre-constitution laws. Now out of these 3 laws, out of these 5, 1 2 3, these are inconsistent with the fundamental rights, therefore they are void. तो क्या है वो? void है वो। अब अगली बात समझते हैं इसको। to the extent of contravention be void, इसको और समझिए, ये हमें बार बार समझना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास एक डॉक्ट्रिन हम लोग पढ़ेंगे। कौन सी डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जब पढ़ेंगे तब भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा हम लोगों ने, लेकिन अभी भी समझना जरूरी क्योंकि बेरेक्ट टू पढ़ना जरूरी है। टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी मतलब क्या है? ये जो बार आप देख रहे हैं, इन बार को सपोज कीजिए एवरी बार इज ए लॉ, लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3। these three bars represent 3 different laws. Which laws? Pre-constitutional laws. And now they are inconsistent with the fundamental rights. The whole, this is the length articles, पूरा extent कितना है इनका। Now suppose this one जो first है, this I show you a slide, full slide now. This one, this law can be, there are 2 parts of this law. This part, only this part is inconsistent with the fundamental right. So to the extent of this part, it shall be void. इसका मतलब है to the extent of contravention. If only this part is in contravention of fundamental right, then only that part shall be declared to be unconstitutional, that shall be declared to be void. And suppose this one, I show you again, थोड़ा सा करता हूं, see this. So L1, law 1 is inconsistent only up to this extent, therefore only that part should be void. Second law is inconsistent only to that extent, bigger extent, so that part should be void. And third law is inconsistent with the fundamental rights, therefore that part should be declared to be void. It means they are saying whole of the act shall not be void, but only the part which is inconsistent with the fundamental rights
shall be declared to be the void, and that is the importance of the words the to the extent of the contravention. To the extent of the contravention. I hope आपको समझ में नहीं आया होगा, तो जरा बता दीजिए, जरा समझ में आया या नहीं आया, इसको समझिए। देखिए जिसको समझ में नहीं आया है इसको समझिए। देखिए this is what? This is article 13(1). It is saying pre-constitutional law shall be void. यहां ऐसे समझिए इसको, pre-constitutional laws shall be void. void होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, लेकिन क्यों? why? if they are inconsistent with the fundamental rights. अगर वो मूल अधिकारों से इनकंसिस्टेंट होंगे, मीन्स इफ दे आर वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि दीज लॉज शैल बी वॉइड इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल राइट। ये नंबर 1 बात होगी कि एक बात उन्होंने कहा कि देखो कि जो आपको फंडामेंटल राइट दिए गए, जो मूल अधिकार आपको दिए गए हैं, वो इतने वैल्यूएबल राइट्स हैं कि कोई भी विधि, कोई भी कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आपके फंडामेंटल राइट को ब्रीच करता हो। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ लॉ वाज द स्टेट। तो इन्होंने लॉ को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। नंबर 1, एक वो लॉ हो गए जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज हैं, प्री कॉन्स्टी इतने लॉ। ये कानून कौन से? जो पहले से बने आ रहे हैं, आजादी से पहले भी बने हुए थे, और वो देवर इन फोर्स। ऐसा नहीं कि सारे कानून को हटा दिया गया कि अब सारे कानून दोबारा बनेंगे। वो जैसे सीपीसी बहुत पहले चलती आ रही है, आईपीसी बहुत पहले चलती आ रही है, तो बहुत सारे हजारों कानून जो पहले से चलते आ रहे हैं उनकी कैटेगरी होगी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, और एक होगी सेकेंड कैटेगरी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज। एक वो लॉ हो गए जो हमने अब कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के आने के बाद में उनको लागू करवाए, बनाना है अपने। तो 26 जनवरी 2050 से पहले के कानून और 26 जनवरी 2050 नहीं 1950 के बाद के कानून, इन दोनों के। लेकिन इन दोनों कानूनों का क्या ये है कि ना तो पहली कैटेगरी ना ही सेकंड कैटेगरी, कोई भी लॉ ऐसा नहीं होना चाहिए विच इज इन्फ्रिंजिंग योर फंडामेंटल राइट, जो कि आपके मूल अधिकारों का हनन करता है या कम एब्रिजेस और टेक्स अवे, आपके फंडामेंटल को फुली ले जाता है या उनको एब्रिज करता है। दोनों ही में ही फंडामेंटल राइट्स अगर आपके वायलेट होंगे तो दैट लॉ विल बी वॉइड। बात समझ में आ गई यहां तक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या पूरा का पूरा कानून, सपोज कीजिए 100 सेक्शंस हैं, सपोज कीजिए देयर आर हाउ मेनी सेक्शंस, 100 सेक्शंस आर देयर, 100 सेक्शंस हैं, तो क्या 100 के 100 सेक्शंस वर्ड हो जाएंगे, पूरा का पूरा कानून वर्ड हो जाएगा? तो ये जो शब्द हैं टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी, नहीं, जितने सेक्शंस वायलेट कर रहे हैं संविधान को, वो फंडामेंटल राइट्स को, उतने ही प्रोविजंस को आप वॉइड करोगे, घोषित करोगे, ना कि पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को। जैसे इसमें मैंने समझाया स्लाइड में, ये आपके लिए बनाई थी मैंने, इसमें मैं दोबारा लिखता हूं आपके लिए। ये देखिए भाई, ये कर्सर मूव करना पड़ता है थोड़ा सा, ये देखिए, इसको ऐसे समझिए आप। ये सभी 3 लॉ हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, L1, L2, L3। इन सभी में टोटल सेक्शन है 100। Now out of these 100 sections, only 10 sections are violating fundamental rights. In this case, 20 sections are violating fundamental rights, and in the case of L3, 50 sections are violating fundamental rights. So this is the language of this. It is saying what? To the extent means जितने सेक्शन, जिस हद तक, जिस सीमा तक वायलेशन होगा, उस सीमा तक उस कानून को हम वॉइड घोषित करेंगे। एंड इट मीन्स व्हाट? दिस पार्ट ओनली इन केस ऑफ 10 sections will be declared void. In this case
20 sections will be declared void. In this case 50 sections will be declared void. So this is the, because what is the basis of this? Because of the use of this phrase to the extent of contravention. जितना कम contravention होगा उतने कम पार्ट को avoid करेंगे, void होगा. जितना ज्यादा contravention बढ़ेगा क्या? सो यहां तक पकड़ते हैं हम लोग. अभी तक हमने किया गया है दिस, अब तक किया हम लोगों ने this is the scheme of the article 13(1). 13(1) is dealing with the pre-constitutional laws, 13(2) is dealing with the post-constitutional laws. Right now we have read this only 13(1). 13(1) is what? Pre-constitutional laws. इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? This is the language of this. All laws in force immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with this provision of this part, shall be void to that extent of the contravention. आपको ऐसे घुटा होना चाहिए बुरी तरीके से. मैं तो पढ़ के बता रहा हूँ, लेकिन मेरे याद भी है, ऐसा नहीं है याद नहीं हो. So ये आपने कर लिया. अब नेक्स्ट पार्ट है इसमें इंपॉर्टेंट जो है, जो आपको आएगा इसमें, और वो रहा ये. This is the first part, and again this is the question for your short note in this, and this is what Article 13 is not retrospective in effect. It means it is prospective in effect, prospective in nature, retrospective, not retrospective, prospective. इसका मतलब क्या हुआ? retrospective को होते हैं भूतलक्षी, और prospective को बोलते हैं हिंदी में भविष्यलक्षी. भविष्यलक्षी. अब इसमें एक बात समझ में आती है. मैं आपको एक केस के बारे में बात करता हूं, उससे हम लोग समझेंगे इस बारे में कि क्या है एग्जैक्टली. केस लॉ डिस्कस हो जाएगा इस तरफ से. हाँ जी, केशव माधव मेनन साहब हैं, इस केस में बात करते हैं. देखिए, इसी की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इसको थोड़ा आसान रहेगा. केशव माधव मेनन केस, केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे लिख लीजिएगा आप, है ना. क्या हुआ था इस केस में? बेहतर होगा थोड़ा लिखते जाएं अपनी लैंग्वेज अपने आप ही. थोड़ा जरूरी है प्रैक्टिस करना आप लोगों के लिए लिखना थोड़ा बहुत. इन दिस केस ए प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स वाज स्टार्टेड अगेंस्ट द पेटिशनर, है ना, अंडर द प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1931. तो दिस इज द साहिबा मैम प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1931. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? Press Emergency Powers Act 1931. And now in our case we can say this is what? Pre-constitutional law. This is what, जिनको हम लोग अभी तक L1 L2 कहते आ रहे थे, this is what pre-constitutional law. Pre-constitutional law का नाम क्या है इस बार हमारे पास? This is what? Press Emergency Powers Act 1931. तो this is pre-constitutional law. Within the provisions of this, there was a prosecution proceedings going on against the petitioner. That is what? केशव माधव मेनन के खिलाफ. केशव prosecution means criminal proceedings were going on against this, like IPC is a criminal law. In the same way, Press Emergency Powers Act 1931 is also a penal law. So within the preview of this act, prosecution proceedings were going on against this. This is what? Pre-constitutional लॉ. गॉट इट? ठीक, आगे बढ़ते हैं. क्यों चल रही थी? इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पैम्फलेट पब्लिश्ड इन 1949. तो सी द टाइमिंग्स. ए पैम्फलेट वाज पब्लिश्ड इन 1949. इट मींस व्हाट? दिस एक्ट, publication of pamphlet was committed in 1949 before the commencement of the present constitution. जो वर्तमान संविधान के लागू होने से पहले. This pamphlet was published when? This pamphlet was published in 1949. Our constitution came into force 26/01/1950. It means this act was done. This act amounting to an offence, publication of that pamphlet was an offence, was considered to be an offence at that time. So this amounted to offence. This offence was committed prior to the commission of the commencement of present constitution. I hope आपको समझ में आई होगी बात. अगर आप मेरी क्लास में होते तो मैं आपको हैंड रेज करा लेता, क्योंकि लिखने में भी टाइम लगेगा. तो देखिए, आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप यहीं पर मुझे तुरंत यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, सर यहाँ पे समझा दीजिए. अभी फैक्ट्स हैं केस के, तो सिर्फ इतनी बात है कि उन्होंने एक जो यहाँ पे एक्यूज है, एक्यूज का नाम है
केशव माधव मेनन, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने एक पैम्फलेट छापा। कब छापा? 1949 में पब्लिश किया। 1949 बताने का क्या मकसद है कि इट इज प्रायर टू 26 जनवरी 1950 द एक्ट वाज कमिटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट। पढ़िए जरा क्या लाइन लिखी है, लिख लीजिएगा भाई। द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, ओके साहिबा मैडम, चलिए भी देख, ये केस था साहिबा मैडम, ये केस है केशव माधव मेनन का। केशव माधव मेनन साहब को ने क्या किया, इन्होंने एक पैम्फलेट छापा। ही पब्लिश्ड ए पैम्फलेट इन 1949। 1949 का मतलब ये हुआ कि 26 जनवरी 1950 से पहले उन्होंने एक पैम्फलेट छापा, और इसकी वजह से ए प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स वाज स्टार्टेड अगेंस्ट हिम। उसके विरुद्ध एक कानून क्रिमिनल कार्रवाई की प्रारंभ की गई। समझ रहे हैं आप? एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वर स्टार्टेड मींस प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स वर स्टार्टेड अगेंस्ट द पिटिशनर। और कौन से एक्ट में किया गया? द नेम ऑफ द एक्ट इज प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1931। दिस इज द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। व्हाट? दिस इज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मींस it came into force before the commencement of the constitution and it was existing at that time. So this is what pre-constitutional law. इस एक्ट के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत, इस कानून के अंतर्गत क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स दैट इज प्रोसिक्यूशन वाज स्टार्टेड अगेंस्ट द पिटिशनर। व्हाई? बिकॉज ही पब्लिश्ड ए, देखिए इस शब्द को क्यों कह रहा हूं मैं, पब्लिशिंग ए पैम्फलेट। पब्लिशिंग ए पैम्फलेट मीन्स अगर आप आज की डेट में पैम्फलेट पब्लिश करते हैं, इट मींस व्हाट, यू आर एक्सरसाइजिंग योर फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इफ यू आर पब्लिशिंग ए न्यूज़पेपर, इफ यू आर पब्लिशिंग ए पैम्फलेट, इट मींस यू आर एक्सरसाइजिंग योर freedom of speech and expression in respect of. So he exercised that freedom, but that amounted to offense at that time. आप बात समझने की कोशिश करना, आगे बढ़ते हैं। Now what he said, petitioner said, read the lines. The appellant contended what? Contended that act was inconsistent with the fundamental right. petitioner ने कहा कि ये जो एक्ट है, दिस इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट। इनकंसिस्टेंट का मतलब है असंगत होना। असंगत समझते हैं आप लोग? असंगत समझते हैं, नहीं समझते आप लोग? देखिए, ये आप असंगत ऐसे समझ लीजिए कि तनुवैट्स मनु समझ, देखिए आप लोगों ने देखी होगी। तनुवैट्स मनु में जो मिस्टर मनन थे, माधव क्या है उनका नाम, लड़के का, हीरो का, और ये कंगना रनौत, उनका रहना कैसा हो गया था? शुरू में इनकंसिस्टेंट हो गया था। आज के डेट में कंगना रनौत एंड शिवसेना, देयर कोएक्जिस्टेंस इज इनकंसिस्टेंट। इट मींस दोनों एक साथ नहीं रह सकते। वन इज वॉयलेटिंग अदर फंडामेंटल राइट। इफ द एक्ट वाज वॉयलेटिंग फंडामेंटल राइट्स एंड द एक्ट, दे कैन नॉट कोएग्जिस्ट, दे आर इनकंसिस्टेंट विद ईच अदर। आर यू गेटिंग स्पॉट और नॉट? प्लीज, इनकंसिस्टेंट का मतलब समझ में आ रहा नहीं आ रहा? प्लीज मुझे बताइए कितने लोगों को समझ में आता है इनकंसिस्टेंट? द एक्ट वाज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट, इट वाज सेड बाय हिम। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब कितना समझते हैं आप लोग? चलिए, और किसी को समझना है? ओनली 1 मिनट, किसी को पूछना पूछिए यहां पर। तो दिस वाज द arguments, this was the plea of the appellant that this act was violating fundamental rights. अब इसने कहा, देखो इन्होंने क्या कहा साहब ने, इन्होंने कहा कि सर देखिए ये रही बात है ना। सपोज नाउ इन दिस स्लाइड, सपोज जिस L1 इज रिप्रेजेंटिंग दिस एक्ट, हमारा जो ये एक्सरसाइज ऑफ पावर्स एक्ट, ये प्रेस वाला जो एक्ट है, क्या नाम है इसका? प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट। सपोज दिस इज L1। ये करें नाउ दिस आपने जो ये प्रोजेक्ट, आपने ये जो प्रोसीडिंग्स स्टार्ट किए हैं,
मेरे खिलाफ आपने जो कानूनी कार्रवाई की है वो कौन से एक्ट में की है? L1 में की है, प्रेस एक्ट में की है। अब ये एक्ट अपने आप में ही फंडामेंटल राइट का ब्रीच करता है तो इट हैज बिकम वॉइड। अगर जब ये एक्ट ही वॉइड हो गया, जब ये कानून ही अपने आप में जीरो हो गया, तो इस कानून के अंतर्गत इस कानून के अंतर्गत आप मेरे ऊपर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स नहीं चला सकते, बिकॉज द एक्ट इटसेल्फ हैज बिकम वॉइड बिकॉज इट इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स। क्या कह गया हमें? समझ आई मेरी बात? देखिए, क्योंकि अब यहां पे सामने मेरे साथ देखने रहे मुझे आप, तो मुझे केवल एज्यूम ही करना होता है। मैं आपको बार बार यहां पे देखता हूं, वेरी इट्स बहुत टेक्निकल बात है ये। व्हाट इट सेड, यू सी द लैंग्वेज, ही सेड द अपीलेंट कंटेंडेड। क्या कहा अपीलेंट ने? देखिए, यू सी दिस स्लाइड एंड देन कंसंट्रेट ओवर दिस। The appellant contended what? क्या कहा appellant ने? This act was inconsistent with the fundamental right. कौन से fundamental right? Conferred by Article 19(1)(a) of the Constitution. And therefore this act, बल्कि इसको इसको ऐसे करता हूं मैं, ऐसे समझिए। This act is inconsistent with the fundamental right. Which fundamental right? Article 19(1)(a). Freedom of speech and expression, and therefore this act should be void because of 13 clause 1. And when this act is void, therefore criminal proceedings against him could not be continued. अगर ये फैक्ट समझ में आ गए हैं आपको तो प्लीज राइट इन योर चैट बॉक्स। सो नाउ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन समझिए क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड व्हाट? आर्टिकल 13(1) कुड नॉट अप्लाई टू हिज केस। उसके केस में 13(1) अप्लाई नहीं हो सकता। As the offense was committed before the present constitution came into force, क्योंकि उसने जो कार्य किया था, the offense committed by him was committed when it was prior to the constitution being coming into the force, and therefore the proceedings started against him in 1949 were not affected, है ना? समझे? this in this case, और इसको हम लोग अगर वन लाइनर में कहें, if we say like this in this, तो इसको ऐसा कहेंगे हम, the article 13 is not retrospective in effect. यह प्रभाव में भूत लक्ष्य नहीं है। आर्टिकल 13(1) के आर्टिकल 13(1) का जो इफेक्ट है दैट इज फॉर द फ्यूचर एक्शंस, नॉट फॉर द पास्ट एक्शंस। तो बिकॉज हिज एक्ट वाज कमिटेड इन 1949, proceedings were started in 1949, therefore he cannot take the benefit of article 13(1). और वन लाइन में कहेंगे तो इसे कहेंगे आर्टिकल 13(1) is not retrospective in effect। और अगर इसको सेंटेंस को चेंज कर दें तो वी कैन से आर्टिकल 13(1) is prospective in future and prospective in nature। ये प्रकृति में कैसा है? भविष्य लक्ष्य है। धेनु नींद आ रही है? प्रोस्पेक्टिव इन नेचर कर लेंगे आप। तो ऑल प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज विल बिकम वॉइड ओनली फॉर द फ्यूचर, ओनली आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कि किसी भी एक्शन के लिए वो दे आर गुड लॉ एंड एवरी एक्शन विल बी वैलिड इन दैट केस। सो नाउ आई रिपीट इट, दिस वाज। अब आप पढ़ते जाइए स्लाइड्स सो दैट आप पढ़ पाए। मैंने समझाया, किसी को समझ में नहीं आया हो तो ही कैन राइट इट।
आर्टिकल 13 नोट 13(1) है बेसिकली, नोट रेट्रोस्पेक्टिव, हाँ 13 भी कह सकते हैं, इट प्रोस्पेक्टिव आफ्टर ओनली आफ्टर, यहां से आगे ये देखिए, दे आर नोट वॉइड एब इनिशियो, इसको समझिए, दे आर नोट वॉइड एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब समझते हैं, वॉइड एब इनिशियो, धेनु इसका मतलब समझ आता है तुम्हें? वॉइड एब इनिशियो का मतलब समझ नहीं आता? अच्छा, ऐसा समझो जैसे मान लीजिए ये धेनु मैडम है हमारे एक बैच में, तो ये बहुत शरारती लड़की है ना, तो अब इसकी हाँ इसकी शिकायत की गई पड़ोसियों ने, किसी मतलब इसकी चर्चा चल रही है, तो ये कहें कि ना धेनु जो है ना ये शुरू से ही शरारती है। एब इनिशियो, एब इनिशियो का मतलब प्रारंभ से ही, बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो ये दो वर्ड हुए, एब इनिशियो, सॉरी एक हुआ एब इनिशियो और एक हुआ वॉइड। तो वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है कि प्रारंभ से ही शून्य होना। तो इन्होंने कहा कि नो, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज आर नॉट वॉइड एब इनिशियो, प्रारंभ से ही शून्य नहीं होंगे वो। Such inconsistent law is not wiped out so far as the past acts are concerned। जहां तक पास्ट एक्ट्स, पास्ट एक्ट मीन्स भूतकाल में किए गए कार्य हैं, उनका संबंध है, उनके लिए these acts are existing in, they will exist, they are not wiped out of the constitution, समझे? दे आर नॉट वाइप्ड आउट ऑफ द स्टैट्यूट बुक्स। सो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इनको नट सेल में लीगल लैंग्वेज मैंने आपको समझा दिया, इसको आप ऐसे समझिए। देखिए इन्होंने एक आम भाषा में समझिए, एक एक्ट है जो कि यही एक्ट है, क्यों हम इमेजिन करें, इमरजेंसी पावर्स एक्ट, प्रेस इमरजेंसी एक्ट है, दिस केम इनटू 1931। तो this act came into force when there was no constitution. Constitution came into force on 26 जनवरी 1950। इस एक्ट में 1931 टू 26 जनवरी 1950, चक्कर आया मुझे, 26 जनवरी, एक्सक्यूज मी कोई है, एक्सक्यूज मी सोनाली मैडम, पानी दे सकते हो क्या? थोड़ा चक्कर सा आया मुझे, पानी दो। संभाल लूंगा मैं। तो 1931 से 26 जनवरी 1950 के इस अंतराल में, साइड में देखिए, आपको दिख नहीं रहा छोटे स्लाइड में ना, इसमें देखिए स्लाइड में आप ये स्लाइड में यूज करता हूं मैं। 1931 में एक एक्ट आया और 26 जनवरी 1950 तक, इस दौरान ये जो अंतराल है ये, इसमें जितने भी एक्ट किए गए 1 to 100, दीज आर द ऑफेंसेस। तो फॉर दीज ऑफेंसेस, दीज एक्ट्स जो कहां किए गए, यहां तक जो किए गए हैं, फॉर दीज एक्ट्स इट्स ए वैलिड एक्ट। Got it or not? And for these acts after this date 26 जनवरी 1950 this act is void। अगले उसके लिए ये क्या हो गया, शून्य हो गया। तो इसीलिए लाइन कही गई है कि this act is not wiped out, such inconsistent law is not wiped out as far as the past acts are concerned। जो भविष्य, थैंक यू, तो जितने भी पहले वाले कार्य हैं उनके लिए यह कानून विद्यमान रहेगा, भविष्य के जितने भी कार्य होंगे उन पर यह एप्लीकेबल नहीं होगा। तो प्लीज रेज हैंड मीन्स राइट इन योर पब्लिक चैट वेदर यू गॉट इट और नॉट। समझ में आया या नहीं आया? बोलो भाई, मैं भी इसी बहाने एक सेकंड के लिए बैठ ही जाता हूं। थक गया,
खड़े खड़े भी मतलब लिखो लिखो। अंडरस्टूड सर, थैंक यू प्रवीण जी। साई मैडम आप बताओ, और सब लोग बताओ भी जल्दी जल्दी फास्ट। जितना लेट लिखोगे उतनी सुमित गोयल गुड। नहीं वो सब ले चुका जितना भी है लगातार। चलिए सुगम मिश्रा थैंक यू। तो इट मीन्स जिनको नहीं आ रहा था वो तो कम से कम लिख दिया कीजिए, है ना। तो दिस इज द लैंग्वेज, प्लीज सी द लैंग्वेज। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा एंड व्हाई आई एम रीडिंग दिस लैंग्वेज, बिकॉज यू शुड यूज दिस लैंग्वेज इन योर मेंस आंसर्स as the fundamental rights became operative only on and from the date of the constitution. The question of the inconsistency of the existing laws with those rights must arise from the date those rights came into being. So inconsistency question will arise only. yes मयंक कुमार वर्मा यू आर वेरी राइट। इन आपने जो कहा वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपके माइंड को पढ़ लिया था उन्होंने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने। सो इन्होंने कहा कि जिस डेट को फंडामेंटल राइट्स आए हैं उससे पहले के सभी कार्यों के लिए दिस एक्ट विल बी वैलिड। आर्टिकल 13(1) कैन नॉट बी रेड एज obliterating the entire operation of the inconsistent laws or to wipe them out altogether from the statute book. समझो इसको बात को क्या है ना। इस लाइन को समझ के, पहली लाइन को तो समझो, सब कुछ समझ गए। इस लाइन में क्या मतलब है, इन्होंने कहा कि आर्टिकल 13(1) कैन नॉट बी रेड एज obliterating the entire operation of the inconsistent laws. कि inconsistent laws means the laws which are infringing fundamental right. पहले तो इसको समझिए, टुकड़े जिसको समझ में नहीं आया ना, तो देखो एक पॉलिसी है और वो आज भी काम कर रही है, अंग्रेजों के समय भी काम करी। अंग्रेजों ने भारत पर राज करा इतने 200 साल तक, और एक ही पॉलिसी थी, फूट डालो और राज करो। सेम पॉलिसी इज बीइंग अडॉप्टेड नाउडेज बाय द आवर पॉलिटिशियंस एंड आपको भी यूज करना है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव वे में। कैसे कि अगर कोई स्टेटमेंट, अगर कोई पैराग्राफ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको हिज्जों में तोड़ दीजिए। हिज्जों मतलब फ्रेजेस में ब्रेक कर लीजिए। किस किस फ्रेज के पार्ट आपको समझ में आ गए उसने ही फ्रेज को पहले समझिए। जैसे इनकंसिस्टेंट लॉज, इनकंसिस्टेंट लॉज का मतलब हुआ द लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स। तो ऐसे लॉज की बात कर रहे हैं हम कि वो कह रहे हैं कि 1931 से एक एक्ट चलता आ रहा है, 1931। तो 1931 से लेकर 1950 तक जो भी कार्य करें आप, फंडामेंटल राइट आई 1950 में, तो उसकी वजह से वो सारे एक्ट्स, जितना भी ऑपरेशन हुआ है इस एक्ट का, वो सब वाइट आउट नहीं होगा, वो सब खत्म नहीं हो जाएगा, वो दैट विल रिमेन देयर। समझे आप? अगर ऐसा करते हैं हम टू डू सो, देखो क्या लैंग्वेज है, टू डू सो। अगर हम ऐसा करते हैं, इट मीन्स इफ वी गिव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट टू दीज फंडामेंटल राइट्स, दैट विल बी गिविंग टू दी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट टू द फंडामेंटल राइट। इसका मतलब यह होगा कि हम फंडामेंटल राइट्स को भी रेट्रोस्पेक्टिवली लागू कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। फंडामेंटल राइट्स को रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं कर सकते हैं हम, इसीलिए इनकंसिस्टेंट लॉज विल बी वैलिड टिल द एग्जिस्टेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट केम इनटू बीइंग। आई होप यू गॉट इट नाउ। प्लीज लिखते जाइए भाई, क्योंकि मैं इन शब्दों को दोबारा नहीं दोहरा सकता, क्योंकि मैं रट के नहीं बोलता हूं, केवल समझाने के लिए जितनी एनर्जी लगाई जैसे लगा रहा हूं मैं आपको। तो आपके हाथ में या तो आई डोंट नो कैसे करेंगे आप, लेकिन अब इससे आगे तो अगला टॉपिक छिड़ जाएगा इसी के उसमें, है ना। चलिए पढ़ाता हूं, फिर भी टाइम 10 मिनट है अपने पास। आज मैं कुछ, किसी को क्वेश्चन अगर पूछना पूछ लेना। अभी मैं आज का क्वेश्चन यार मैं पूछ नहीं पाऊंगा फिर आप लोगों से ना। लाइन पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व, there is no fundamental right that a person shall not be prosecuted and punished for an offence committed before the constitution came into force। इसी लाइन को दोबारा अन्य शब्दों का कि ऐसा कोई मूल अधिकार नहीं है, there is no fundamental right
ऐसा कोई मूल अधिकार नहीं है दैट ए पर्सन शैल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड, कि एक व्यक्ति का प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए एंड पनिश्ड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रभाव में आने से पहले किसी कार्य के लिए उसका प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई मूल अधिकार नहीं है। देयर इज नो सच फंडामेंटल राइट है। एंड नाउ आपके काम की बात क्या है? आपके काम की बात यह है कि अगर आपने इन लैंग्वेज को पिक किया, इन लैंग्वेज को याद करने की कोशिश की, देखिए 10 लाइन याद करने की कोशिश करेंगे, 5 याद रह जाएंगे आपके, तो आपको मेंस में बहुत ज़्यादा फायदा होगा इसका। ठीक है, तो मेंस की लैंग्वेज, मेंस में अच्छा करने के लिए आपको थोड़ी लैंग्वेज को पकड़ रखनी चाहिए, लैंग्वेज को पढ़ना चाहिए। लैंग्वेज जितनी अच्छी होगी आपकी, उतने अच्छे आपके मेन से मार्क्स अच्छे आएंगे। तो अब तो रिपीटेशन है। सो फार एज द पास्ट एक्ट्स आर कंसर्न, लॉ एग्जिस्ट नॉट विद स्टैंडिंग दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू द फ्यूचर। इसको मैं ऐसे करके ब्रेक करके समझाता हूं आपको। देखिए, इसको हम लोग ऐसा करते हैं, इसी को फोकस कीजिए। पहले क्या कहा इन्होंने? सो फार एज द पास्ट एक्ट्स आर कंसर्न, जहां तक पास्ट एक्ट मीन्स भूतकाल में किए गए कार्य संबंध है, द लॉ एग्जिस्ट। मयंक, योर आंसर जो आपने कंफर्म करना चाहा था। ठीक है, ओहो, ये देखिए इसको भी। डज नॉट एग्जिस्ट विद रेस्पेक्ट टू फ्यूचर एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सेम एक्ट है, दिस विल एग्जिस्ट फॉर पास्ट एक्ट्स, दिस एक्ट विल नॉट एग्जिस्ट फॉर फ्यूचर एक्ट्स बिकॉज ऑफ द exercise of the fundamental rights. Please write down if you have any question. Please, अब ये क्वेश्चन राउंड शुरू आपका। इससे अगला कोई टॉपिक जो होगा, ये टॉपिक यहाँ पे एंड होता है, दिस सब टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टाइम। नाउ वी हैव 6 मिनट्स। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एनीवन। कमलप्रीत, एनी क्वेश्चन? भारत भूषण चौधरी, एनी क्वेश्चन? मैं सभी लोगों के नाम नहीं ले सकता हूँ, 45 लोगों के। भारत भूषण चौधरी साहब,
कुछ समझ में आया आपको? आर यू देयर? प्रत्यूष, आपकी बात को करेक्ट कर रहा हूं मैं। प्रत्यूष गुप्ता ने कमेंट लिखा, पढ़ सकते हैं। सर सो बेसिकली जो लॉ 26 जनवरी 1950 से पहले आई है वो वैलिड है। देखिए बात समझिए, पहली बात आपको ये देखना होगा कि क्या वो फंडामेंटल राइट को ब्रीच करते हैं नहीं करते हैं। अगर वो फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच नहीं करते हैं तो वो पहले एक्ट्स के लिए वैलिड होंगे और भविष्य के लिए भी एक्ट होंगे। नहीं समझ आया? शिवांशी लास्ट में बता रही हो आप? ओ माय गॉड, शिवांशी क्या समझ गया? जल्दी लिख बताओ, मैं आपको लाइन पे ले रहा हूं, समझे? चलो कोई नहीं, मैं समझाता हूं आपको। पहले प्रत्युष आप समझो बात को। तो पहले तो लास्ट स्लाइड समझ में नहीं आई, ओके, बस मैं समझाता हूं, लास्ट स्लाइड समझाता हूं। पहले प्रत्युष का क्वेश्चन ले लेते हैं, आप लोग देख ही रहोगे। प्रत्युष, यस एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहली बात तो अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच नहीं कर रहा है, फंडामेंटल ब्रीच नहीं कर रहा है तो वो वैलिड है, बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर वो फंडामेंटल राइट को ब्रीच करता है तो जितना पार्ट भी वो ब्रीच कर रहा है दैट विल बी इनवैलिड ओनली फॉर द फ्यूचर एक्शंस एंड इट विल बी ए वैलिड पार्ट फॉर द पास्ट एक्ट्स। तो 26 जनवरी 1950 से पहले जितने भी एक्शन हुए हैं, कार्य के जो भी प्रोसीडिंग्स उसके अंदर चली हैं, दैट विल बी वैलिड एंड इट विल बी इनवैलिड फॉर फ्यूचर। ठीक है, टू दैट बस। आपकी लैंग्वेज सही किया आपने, भावनाएं आपकी सही है प्रत्युष। अब रही बात शिवांशी मैडम की। शिवांशी मैडम लास्ट स्लाइड समझिए, ये कह रहे पास्ट एक्ट्स। देखिए पास्ट एक्ट्स का मतलब समझ लीजिए कि उस एक्ट के लिए समझा रहा हूं मैं जो हमने उदाहरण लिया अभी, उसी को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एक एक्ट 1931 में आया और वो 26 जनवरी 1950 को फंडामेंटल राइट्स केम इनटू फोर्स। तो ये जो इस ड्यूरेशन में जितने भी कार्य किए गए, वी आर सेइंग देम दीज आर दी पास्ट एक्ट्स। ये भविष्य, ये पास्ट में भूतकाल में किए गए कार्य हैं। फॉर दीज एक्ट्स दिस लॉ एग्जिस्ट, दिस लॉ एग्जिस्ट। अगर किसी का प्रोसिक्यूशन चल रहा है, किसी पे कोई कार्रवाई चल रही है, तो वो कार्रवाई किसी ने कोई ऑफेंस किया है इस दौरान में एज पर दिस एक्ट, तो दैट विल बी, ही विल बी प्रोसिक्यूटेड, ही विल बी पनिश्ड, दिस लॉ विल एग्जिस्ट फॉर हिम। अब आ जाइए 26 जनवरी 1950 से लेकर के बाद के लिए, यानी कि इस काम के लिए, जब फ्यूचर के लिए, जब फंडामेंटल राइट्स आ गए, तो फॉर दिस पीरियड इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये इनके लिए नहीं रहेगा। इट विल नॉट एग्जिस्ट फॉर द एक्ट्स डन आफ्टर 26 जनवरी 1950 1950। तो ये है लाइन ड्रॉ हो गई 26 जनवरी 1950 से पहले के और 26 जनवरी 1950 के बाद के कार्यों के लिए। बताओ शिवांशी, समझ में आई बात? और किसी को समझ में नहीं आया तो बताइए। जिन लोगों को बहुत जल्दी करना है, मेरी उन लोगों के लिए बहुत गुड फेथ में सलाह है, इससे बढ़िया कोर्स है हम लोगों का ऑनलाइन कोर्स का। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना के रखे हुए हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे वो लोग। जल्दी कोर्स भी खत्म हो जाएगा आप लोगों का, अगर आप लोगों को जल्दी करना है तो। ओब्लिटरेटिंग मीन्स डिलीट करना एक तरीके से, इसको हिंदी में ढूंढ लेना। लो पढ़ता हूं, कहाँ ओब्लिटरेटिंग। Article 13(1) cannot be read as obliterating the entire operation of the inconsistent laws.
obliterating the entire operation means just deleting the entire operation of this law. You cannot say, इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 13 को यू कैन नॉट गिव इफेक्ट टू आर्टिकल 13(1) सो दैट कि व्हाट एवर हैज बीन डन 1931 से 1950 तक जो भी कुछ किया गया है ना, उसके लिए वो सारे खत्म नहीं हो जाएंगे, दैट विल नॉट बी ओब्लिटरेटेड. सर ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन एक्ट फॉर फ्रीडम ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल वर पनिश्ड बाय ब्रिटिशर्स बट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन दे आर नॉट, सो दे हैव स्टिल बीन ट्राइड. देखिए अभी तो बात ही खत्म हो गई, बट यस देयर प्रोसिक्यूशन कंटिन्यूड फॉर दैट. लेकिन उसमें क्या हुआ होगा कि फिर उनको केसेस को विड्रॉल ऑफ द प्रोसिक्यूशन है. देखिए एक तो ये कहना, दीप्ति राजपाल का कमेंट देखा आप लोगों ने, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे, जिन लोगों को ब्रिटिशर्स लोग पनिशमेंट देना चाहते थे, जिन पे मुकदमा चल रहे थे, तो क्या सर उन पर बाद में मुकदमा चलेगा? तो उसके लिए देखिए अगर आप कहीं एक्ट वाज वैलिड और नॉट, द एक्ट वाज वैलिड, कानून सही था, लेकिन उसके लिए आप अप्लाई करेंगे कौन सा सेक्शन? सेक्शन 321 सीआरपीसी, विड्रॉल ऑफ द प्रोसिक्यूशन. ऐसे केसेस को सरकार वापस ले सकती है. एक ये कहना कानून जीरो हो गया उनके लिए, वो हो गई अलग बात. एक हो गया सरकार ने मुकदमे वापस ले लिए, वो दूसरी बात होगी. तो दीप्ति राजपाल वो कानून उनसे प्रोसिक्यूशन विड्रॉ कर लिया गया, प्रोसिक्यूशन वाज विड्रॉन. समझ में आ गई बात? ठीक है, टेक केयर. आप लोग अपना ध्यान रखिए और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कीजिए. कल फिर अगला टॉपिक पढ़ाते हैं इस पे. और जो अगर आपके मित्र हों जो कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं उनको बोल दीजिए, क्योंकि ये टॉपिक अभी रिवीजन कराने के मूड में नहीं रहूंगा मैं अभी. और कल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं अभी. 13 इस हफ्ते आर्टिकल 13 ही चलेगा, 13(1), 13(2), काफी टॉपिक्स हैं इसके अंदर, सब टॉपिक्स बहुत हैं. ठीक है, कल मिलते हैं. बाय.